आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन हो रहा है। NIOSP खुद को उसमें रीअलाइनमेंट कर रहा है। आज इसकी जितने 14th रिपोर्ट्स, कॉम्पेंडियम और करिकुलम टेक्स्ट बुक की फॉर्म पे आपने आज लाया, मैं उसके लिए भी NIOS को शुभेच्छा देता हूं। आपने खुद को NEP अलाइन करना शुरू कर दिए हैं। अभी आपके पास 13 लाख विद्यार्थी हैं। भारत में 8 राज्यों में मेरे को जो सूचना दिया गया है, भारत की 8 राज्यों ने ओपन स्कूल बोर्ड भी बनाया है। उनमें भी कुछ विद्यार्थी उसमें पढ़ ही रहे होंगे। ये एक सफल प्रयोग है। मैं इन दिनों में 2-3 अनुभव आपके सामने उल्लेख करना उचित मानूंगा। मैं पिछले 2 महीने की पहले तमिलनाडु गया था। तेनकासी एक पिछड़ा जिला है। वहाँ एक देश की टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में CSR में एक ओपन स्कूल को अडॉप्ट करते हुए लगभग 320 विद्यार्थी और 40 शिक्षकों के माध्यम से एक एजुकेशन मॉडल मेरे सामने रखा। हमें पता नहीं था कि वो NIOS एफिलिएशन के साथ है। कलाईवानी कल्वी मयम, ये एक तमिल सरस्वती जी के नाम से जुड़ी हुई एक प्रयास उन्होंने किया। वो केवल इनफॉर्मल स्कूल नहीं था, स्कूल ही था। मैं जो कुछ समय उनके अंदर बिताया, उसमें मेरा NIOS का एक प्रारूप मेरे सामने आई। मेरे समझ ये बनी, आज भी भारत की विद्यार्थियों के लिए, एक तबके के विद्यार्थियों के लिए, अभी अभी हमारे जो FLN की परफॉर्मेंस आ रही है, परोक्ष या अन्य कोई स्वयंसेवी संगठन के द्वारा जो FLN की रिपोर्ट आ रही है, कॉम्पिटेंसी लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट आ रही है, इसमें ये तो बात पक्का हो रही है कि कम से कम 30-40% की बच्चे अपने एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी होना बाकी है। हम 40%, 60% की उपलब्धि में संतुष्ट होते हैं। जो फॉर्मल स्कूल में बच्चे हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं। आज देश में फॉर्मल स्कूल में लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट हैं। आंगनबाड़ी में भी कुछ हैं, कुछ स्कूल की सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके अनेक कारण है। सोशियो इकोनॉमिक कंपल्सन है, एक्सेसिबिलिटी भी विषय है। ये सब के कारण अगर हम भारत में एक आयु वर्ग में 2 करोड़ बच्चे रहते हैं, जो हमने 21 साल की बच्चों की, यानी 5 के 25 के अंदर 21 साल की बच्चों की यूथ पॉपुलेशन हम गिनेंगे, लगभग ये 40 करोड़ होते हैं। 40 करोड़ में 25 करोड़ स्कूल में है। आंगनबाड़ी, हायर एजुकेशन स्टूडेंट, ये सब मिला के और 7-8 करोड़ तक पहुंचेंगे। उसके उपरांत भी 5 से 7 करोड़ बच्चों की पढ़ाई से कोई हिसाब किताब नहीं बन पा रही है। इसके अर्थ ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़े नहीं होंगे या पढ़ना नहीं चाहते हैं। समहाउ ये रियलिटी है। 2030, 2025 में हमारे देश में 5-7 करोड़ बच्चे जो पढ़ना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। उसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस पढ़ाई की पद्धति। पढ़ाई एक तबके की बच्चों के लिए डर बना हुआ है। स्कूल डर बना हुआ है। परीक्षा तो और डरावना चीज है। इससे दूर भागने के लिए लोगों ने, यानी बच्चों ने, कुछ ना कुछ बहाना भी बनाया है। इसके अर्थ ये नहीं कि कोई पढ़ना नहीं चाहते, सब पढ़ना चाहते हैं, सब ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। इसमें मैंने जो तमिलनाडु में कलाईवानी की मॉडल को देखा, उसमें स्कूल आना, यानी NIOS के केंद्र में आना, उनके लिए जॉयफुल हो रहा है, उनके लिए आनंददायक हो रहा है, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस उनकी अनोखी है। वो अर्निंग प्लस लर्निंग करते हैं। एक वोकेशनल सेंटर के रूप में लिया है।
वोकेशनल सेंटर में आके वो किसी भी स्तर पे, किसी भी एज अप्रोप्रिएशन के साथ काम भी सीखते हैं पहले, फिर पढ़ते भी हैं। और शायद 10वीं और 12वीं पास करने के लिए उनको 9-10 साल लगता है, अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में 4-5 साल ज्यादा लगता है। लेकिन वो डरता नहीं है स्कूल आने में, या वो डरता नहीं है परीक्षा देने में। ये भारत की अनेक बच्चों की ये कहानी है, सत्य है। एनआईओएस के सामने चुनौती है, इन सारे वर्गों को आप एक आदर्श बनो, और राज्यों की सहयोग से स्टेट की जो ओपन स्कूल बोर्ड है उनको साथ में लेते हुए इसको कैसे, अभी हमारी देश में परसेंटेज की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अभी सैचुरेशन मोड पे काम करने की आवश्यकता होगी। 100% संतृप्ति के लिए कैसे काम करेंगे? हमें अगर 2047 में विकसित भारत बननी है, तब भारत की नई पीढ़ी को ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। और एनआईओएस उसके कारगर उपाय हो सकता है। आपने इतने साल तक ऐसे करके आए हो, लेकिन अभी आप, मेरे दृष्टि से आप एक सांकेतिक उपलब्धि आपकी है। अभी टेक्नोलॉजी के समय में यह आवश्यकता है। मैं भी पूछ रहा था वहां, मेरे 2 सुझाव है एनआईओएस के संबंध में। अभी एक तो आपकी पद्धति को और फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। अभी भी जो आपकी पद्धति, उसकी मैं मेरिट में कोई टिप्पणी करने का मेरा खुद की इतना अनुध्यान भी नहीं है, और मैं अधिकारी भी नहीं हूं। मैं करूंगा खुद उसको, खुद एक बार करूंगा, क्योंकि मेरे मन में मोह है, मेरे मन में मोह है। आने वाले 10-15 साल के अंदर भारत की 25 साल की कम उम्र की, बाद में भी एक फेज आएगा, जो आज हमने वीडियो देख रहा था एनआईओएस की गीत के समय में, बहुत अडल्ट भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए, उसकी ये चित्रण हो रहा था। लेकिन मेरा मोह है 25 साल के, आने वाले 25 साल में, 25 साल के अंदर की कोई भी बच्चा उस स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना जाए। कोई स्टेट की बोर्ड में जाए, सीबीएसई में जाए, या एनआईओएस या कोई स्टेट के ओपन लर्निंग बोर्ड पे जाए। इसकी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी एनआईओएस को एक बेंचमार्क करके बनानी पड़ेगी। मैं संजय जी को अनुरोध करूंगा, प्रोफेसर मिश्रा जी के साथ बैठ के आप जैसे महानुभवों को जोड़ते हुए एक कमिटी बने, जिसमें एनआईओएस कैसे ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और बने। कोई जाली ना हो जाए, सर्टिफिकेट सिर्फ ना दे दे, कॉम्पिटेंसी भी आए, उसकी ऑडिट की भी व्यवस्था हो। लेकिन इसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा तब, और फ्लेक्सिबल बनाने से डर खत्म होगा। और कलाईवानी उसके एक अच्छा मॉडल मैंने देखा। क्या भारत की कॉर्पोरेट, में सोच रहा था, भारत की सीएसआर फंडिंग में एजुकेशन एक प्रायोरिटी की विषय बनी हुई। क्या हम कॉर्पोरेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएं क्या? एनआईओएस जब अपना मान्यता देगी, सारे कॉर्पोरेट जैसे लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं, जिनके पास जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स को मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए हमें कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क में ट्वीक करने की आवश्यकता होगी क्या? क्योंकि जो अर्निंग और लर्निंग ये सहज उपाय है। जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, जो कर रहा है, उसी के अंदर पढ़ाई है, पढ़ाई अलग नहीं है। हमारी चुनौती क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक सार्वजनिक कामों उत्सव में कहा है कि हमें मैकॉले माइंडसेट से बाहर आना है। मैकॉले माइंडसेट यानी एक फ्रेमवर्क के अंदर जाना। हमारी पुरानी शिक्षा परंपरा में समाज जीवन की सभी विधा की हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती थी, उसमें कॉम्पिटेंसी भी डेवलप होती थी, उसमें मानक भी मिलता था, डिग्री भी मिलता था। मेरे को लगता है कि देश में टर्न अराउंड करने के लिए उतने फ्लेक्सिबल एनआईओएस आज आवश्यकता है। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरी सुझाव है कि मित्रों, मैं इन दिनों में एक कॉर्पोरेट में गया था, कोई एक व्यावसायिक संस्था जिनके पास 3-4 लाख लोग काम करते हैं। वो उनके कामकाज को मैं समझना कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरे को बताया कि वो कंपनी की जो मुखिया थे वो बता रहे थे कि मेरे पास जो 3 लाख लोग काम है, वो मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। बोले ये कैसे संभव है? सबको तो आपकी जिस प्रकार की मैन पावर है,
सबको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, सबको तो ईमेल करना नहीं आता होगा, सबको तो आपसे एक तरीके से इंटरेक्ट करना नहीं आता होगा। वो कैसे करते हैं? उन्होंने मैंने एक टोल फ्री नंबर दिया है। उस टोल फ्री नंबर में वो मेरे को डायल करके उनकी समस्या बता सकते हैं। मैं उनके प्रमुख हूं, मेरा दायित्व तो बनता है उनकी समस्या समाधान करना। तो मेरे सामने वो एक मॉक कॉल करवाए। उस नंबर में उन्होंने डायल करके उस कंपनी के संबंध में जो जो एक वर्कफोर्स की ग्रीवेंसेस होता है उसको उन्होंने खुद छद्म होकर उन्होंने बताया। तो मैं उधर से टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म से सुन रहा था, उत्तर भी आ रहा था। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, कहाँ काम करते हो, शायद इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया होगा, ये आपको दिक्कत हो रहा। फिर ये उत्तर, नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो काम किया है, मेरे को तो पगार कट गया, मेरे को ऐसे हो गया। लगभग 90% संतुष्टि का उत्तर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने उनको दिया। 90%, 10% की गैप और भी बचा था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको रिपोर्ट हमारी ऑफिस से और भी आ जाएगी, आपको कांटेक्ट कोई करेगा। मेरा ये विषय उल्लेख करने का ये उद्देश्य है, आज टेक्नोलॉजी विशेष करके एआई ने बहुत ईज डेवलप किया है। शिक्षा की सबसे बड़ा शर्त है जिज्ञासा। जिज्ञासा सही हो, जिज्ञासा के समाधान हो, जो समाधान करने वाला व्यक्ति उनको भी मालूम होनी चाहिए। टीचर कम्युनिटी को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमारे देश में 1 करोड़ शिक्षक है। 1 करोड़ शिक्षक को नई दुनिया को पहचान कराने के लिए मानवीय उद्यम पर्याप्त नहीं है। हमने कितना भी डाइट करे, आप कितना भी चीज व्यवस्था करो, शायद ये क्योंकि आपको उसको नया विषय को समझाते समझाते और एक नया विषय आ जाता है। ये डिसरप्टिव टाइम पे हर एक दीपावली में नया फोन खरीदने का टेम्पटेशन होती है। पुराने फोन से 4 नया फीचर के साथ इस बार फोन आ जाता है। ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आज न्यू नॉर्मल है। उस समय हमारे शिक्षक कैसे खुद को जोड़ पाएगा? इसीलिए मेरा दूसरा प्रमुख सुझाव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा एक कमेटी ऐसे बने जो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए, ये एआई टूल ट्यूटर बन सकता है क्या? ट्यूटर की ट्यूटर बन सकता है क्या? उसमें एक फायदा मैंने मार्क किया। शिक्षा जगत में एक चुनौती यह है कि विद्यार्थी सार्वजनिक रूप में शिक्षक को पूछता नहीं है। 2 कारण से पूछता नहीं है। एक, शायद गलती हो जाने से मेरे बाकी सहयोगी मेरे ऊपर हंसेंगे, ये पहला मन में डर रहता है। दूसरा डर रहता है शिक्षक नाराज होंगे, इतना मैं तुमको पढ़ाता हूं, तू पढ़ता ही नहीं, समझता नहीं, तू मूर्ख है। ये अपमान की और ग्लानि से दूर रहे, चुप रह जाना उचित है। ये 2 दुविधा के कारण जो हमारे पेडागोजी को एक नया चुनौती देता है। मेरे को अनुभव इन दिनों में आ रहा है कि जो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, कोई लाज, कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। व्यक्ति अपने से टेक्नोलॉजी को जो पूछेगा, खुद की दक्षता उसमें बढ़ाएगा। उसके उदाहरण में आज को किसी को, अब कहीं भी जाओ, आजकल सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं। इसके लिए कोई फिल्म डिवीजन की ट्रेनिंग उनको लेना नहीं पड़ा, खुद करे, दूसरे को देखे, थोड़ा बनाए, फिर उसमें से और गाना कैसे डाल के जोड़ के करना, फिर उसको कैसे पॉपुलर करना, सब अपना अपने सीख जाते हैं। रसोई भी उसमें से सीखते हैं, छोटे मोटे काम धंधा भी उसमें से सीखते हैं। एक अगर बाजारवादी कमोडिटी खुद को एक प्रोडक्ट के रूप में बना के बाजार में डाटा सेल कर पा रहा है, हम क्यों ना भारत के ज्ञान समूह की, ज्ञान कुंभ की लोग देश को तैयार करने में एक नया टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक का रास्ता ना अपनाए। अंत में मैं एक बात कहूं, आज जितना आप सारे आपका किताब आपने बनाई, 14 किताब आपने बनाया, क्या सच में उसको जिनके लिए उपलब्ध हो पढ़ेंगे क्या? ये अपने आप में अगर इन्फॉर्म तो बहुत ही फॉर्मल है। दुनिया बदल रहा है, बदलते हुए दुनिया में टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बदल रहा है। आजकल गीता भी, तो आप गीता पे एक पेन रख दो, गीता उस श्लोक पढ़ता है। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मेरे ख्याल से आज एनआईओएस को भी खुद को नई रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
ये कोई मैं कथा कहानी बाहर का नहीं कह रहा हूं, मैं समाज में घूमते घूमते जो गेमिंग की प्रोडक्ट देखता हूं, जो नया फीचर्स विभिन्न इक्विपमेंट्स में देखता हूं, सब में मेरे मन में आता है कि भाई जिसके सारे की मदरशिप करने वाले डिपार्टमेंट शिक्षा है, शिक्षा को ही पहले बड़ा होना पड़ेगा। हमारी नॉलेज बेस से लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन नॉलेज बेस की न्यू उसकी फाउंडेशन अगर ऐसे बनता है तब जाके हमारी नई विद्यार्थियों को, नई पीढ़ी को हम तैयार कर पाएंगे। एनआईओएस इस और बहुत अच्छा काम करते रहे। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा। मैं आपकी ये कार्यक्रम हमारी बाकी आगे जारी रहेगा। यहाँ अनुभव कथन भी होगा, जिन एनआईओएस की विद्यार्थियों को उपलब्धि हुई है, जीवन में सफलता मिली, वो अपना अनुभव भी कहेंगे। मैं उनको बाद में वीडियो में सुनना भी उचित चाहूँगा।